वेलकम यू ऑल इन रिसर्च क्लास। आज जागृति एमए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। वो रिसर्च के ऊपर, टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो हम सभी ध्यान से सुनेंगे और उनके लिए फिर फीडबैक हमें लास्ट में देना है। सो ऑल द बेस्ट जागृति। थैंक यू मैम। मेरा जो टॉपिक है वो रिसर्च के टाइप है। तो सबसे पहले हम रिसर्च क्या है वो समझते हैं। रिसर्च इज अ फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स नेमली आर ई एंड प्रीफिक्स मीनिंग डू इट अगेन एंड नाउ रिसर्च मीनिंग टू इन्वेस्टिगेट और टू लुक फॉर। मतलब कि जो रिसर्च है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। री री का मतलब होता है डू इट अगेन, मतलब दोबारा से उसी चीज को करना, पुनरावृत्ति। ठीक है। सर्च का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, खोज करना। द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट एंड रीच न्यू कंक्लूजन। रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला काम है। ठीक है। हम कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ सोर्सेस के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। पर करते क्यों हैं डाटा कलेक्ट? ये सारा प्रोसेस, हम मटेरियल कलेक्ट करना और अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना, ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम नया फैक्ट, कुछ नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर सके। ठीक है। किसी भी नए कंक्लूजन पे पहुंच सके। ये सारी चीजें जो प्रोसेस हम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसलिए इसका ये रिसर्च कहलाता है। रिसर्च के टाइप, जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च और लॉजिकल रिसर्च। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है एक्सपोज फैक्टो, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। और उसके बाद आता है कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्ला यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रिसर्च में आता है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब हम आते हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव includes includes survey and fact finding query of different kinds. The main characteristics the of this method is that the researcher has no control or over the variables. She can only report what has happened and what is happening. ठीक है। तो इन रिसर्चर पे हमारा कोई भी मतलब हम अपना खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ भी चीज को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट को कलेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और रिसर्च को अलग अलग फैक्ट और तरीके के साथ में। इस रिसर्च में रिसर्चर उस मतलब उसका जो वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। और या तो जो हो रहा है या जो हो चुका है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। व्हाट ओनली व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक। और यहाँ पे हम उसी चीज को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग्स। ठीक है। तो शॉपिंग क्यों इंसान ज्यादा कर रहा है, किस टाइम पे ज्यादा हो रहा है, किस टाइम पे ज्यादा हो रहा है वो तो हम देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्यों कर रहा है वो हमें नहीं पता, और वो हम मतलब उस चीजों पे हम रिसर्च करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ वो शॉपिंग क्यों ज्यादा कर रहा है, कुछ ऑफर्स चल रहा है या कुछ फेस्टिवल है तब वो शॉपिंग ज्यादा कर रहा है। ठीक है। तो हम उस टाइम पे जो शॉपिंग हो रही है उस चीज को मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी के, मतलब तुरंत देख के ही नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे ना कि इतनी ज्यादा शॉपिंग्स क्यों हो रही है ना। और एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम किसी के प्रेफरेंसेस को नहीं मतलब बता सकते। किसी के प्रेफरेंस कुछ और होगा। ठीक है। मतलब लोग क्या खरीद रहे हैं वो तो हम बता सकते हैं, फैक्ट्स देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये इंसान ये चीज खरीद रहा है, लेकिन क्यों खरीद रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे।
किसी की पसंद कुछ और है, कोई कुछ और खरीद रहा है, कोई कुछ और खरीद रहा है, मतलब सबके उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कि हमारा किसी के प्रेफरेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, किसी के प्रेफरेंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फैक्ट्स को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत एक्सपोज फैक्टो। दिस रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, a causal comparative research. In this study, investigate start after the fact has occurred. Manipulation is not possible in this study. In the research, the researcher identifying we have the event have that have already occurred. एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक हिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोज फैक्टर होता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्स मतलब जो चीज हो चुकी है, अपोस्ट मतलब जो चीजें हो, मतलब जो भी घटना है वो घट चुकी है। फैक्टो का मतलब होता है कि कोई फैक्ट, ठीक है, इसमें इफेक्ट जो पड़ रहा है। तो इस रिसर्च का मतलब यही होता है कि जो घटना घट चुकी है, जो घटना घट चुकी है उसको, उसके बाद जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थक्वेक को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो भी इफेक्ट आगे होने वाला है, उस चीजों को हम मतलब जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई क्रिमिनल है, ठीक है, वो बचपन से क्रिमिनल नहीं था, कोई कुछ हुआ उसके साथ में, मतलब कुछ भी चीजें हुई, उसके बाद वो क्रिमिनल बना। ठीक, वो क्रिमिनल बनने के बाद आगे और चीजें क्या कर सकता है, वो चीजें हम पता लगा सकते हैं उसके बिहेवियर को देख के, उसका मतलब ऐसे बोलूं तो चाल चलन और उसके हर चीज को, हाव भाव को देख के हम ये चीजें अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन हम जो हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एक वेरिएबल होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट रिसर्च विच utilize historical sources like documents, remaining, etc. ठीक है, to study event or idea of the past, including the philosophy of for person or group at any remote point of time. ठीक, हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्ट्री, जो पुरानी चीजें हैं उनको हम दोबारा से मतलब उन चीजों को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हिस्टोरिकल पुरानी चीजें, पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अभी भी गीता के उसमें जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें लिखा हुआ है श्री राम सेतु बना हुआ है ना, उस चीजों को अभी भी पता कर रहे हैं कि हाँ सच में बना था नहीं बना था। वो पत्थर जो है जो पानी में तैरता है उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमको कैसे पता चली, क्योंकि हमने वो गीता पढ़ा। ठीक है, लोगों ने वो चीज बताई कि हाँ मतलब वो जो पत्थर है वो तैरता है सच में, ये सारी चीजें। और हमें ये सारी चीजें इसी चीज से पता चली ना, जो मतलब पहले के जो कवि थे, लेखक थे, ठीक है, वो ये सारी चीजें अपने कविता में और लेखन में लिखते थे कि ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो हमारा खोज हुआ, ठीक है, आर्कियोलॉजी में। तो वहां पे हमको पता चला कि वहां का जो रहन सहन था काफी मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, मतलब एक अच्छा घर होना, मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था होना, सारा चीज बहुत अच्छा था वहां पे। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चली कि वहां पे रिसर्च हुआ। ठीक है, तो वहां पे जो उनकी कुछ कुछ पुरानी चीजें मिली, ठीक, कुछ अवशेष बचे थे वहां पे, उस अवशेषों को देख के उनका अंदाजा लगाया गया कि हाँ ऐसा था ये चीज। ठीक है, यहाँ पे एक और फोटो है,
वह है बुद्ध जी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हम देख रहे हैं कि बुद्ध जी पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं, है ना। तो हम इस चीज से ये भी देख के बता सकते हैं कि पहले के टाइम में भी योगा था, ठीक है। तो मतलब जो योगा है वो अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का है। ये सारी चीजें हमको हमारी हिस्ट्री से ही पता चलती कि हाँ ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में थी। और जैसे मुगल लोग ट्रेड करते थे, है ना, मतलब आयात निर्यात करते का रहन खान पान क्या था, उस टाइम पे जो युद्ध हुए उसमें हथियार कैसे थे, ये सारी चीजों का पता हमें हिस्टोरिकल रिसर्च से ही पता चलता है, ठीक है। द रिसर्चर यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालिसिस दिस टू मेक अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द डाटा, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं करता है, जो पहले के इंफॉर्मेशन होते हैं उसके पास में वो उसी को एनालाइज करता है, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, हाउ हाउ एब्सेंट रेट अमॉन्ग स्टूडेंट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। स्कूल पे बच्चे आ रहे हैं, उनका जो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस चार्ट जो होता है उनका, ठीक है। तो उस चीजों पे उनका डेली अटेंडेंस लग रहा है, ठीक। तो वो डेली अटेंडेंस को देख के वो एनालाइज करेगा कि हाँ बच्चे कम आ रहे हैं। उसके बाद वो चीज वो एनालाइज करके पता किया कि हाँ बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल पे। उस चीजों को फिर वो एनालाइज करने के बाद वो उस रीजन को पता करने की कोशिश करेगा कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल उनके घर से बहुत दूर है या कुछ और प्रॉब्लम है, मतलब जो प्रॉब्लम्स होगी वो सारी चीजें वो रिसर्च करेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, हाउ कंप्लेंट मेंट बाय कस्टमर कैन बी रिड्यूस्ड। जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक, बहुत सारे अभी ऑनलाइन पर प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, तो कुछ सामान अच्छा नहीं आता तो हम उसकी कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन पे। कंप्लेन के लिए ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे दोनों पे होता है, कंप्लेन हम कर सकते हैं कहीं भी। तो किसी कंपनी में बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही है उनके प्रोडक्ट की कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो कोई इंसान जो रिसर्चर है, ठीक है, वो जाएगा वहां पे और जो पहले जो कंप्लेन्ट्स आई है उनको देखेगा, ठीक है, कि क्या कंप्लेन है क्या नहीं है, वो सारी चीजें। उसके बाद वो अपने जो भी उनको कंप्लेन्ट्स आई होंगी, जिस रिगार्डिंग उनको कंप्लेन्ट्स आई होंगी, वो उनको सुधारने की कोशिश करेगा अपने प्रोडक्ट पे। आगे हम आते हैं कोरिलेशन। Correlation is the statistical technique which help in analyzing the relation between two or more variables. Correlation एक सांख्यिकीय तरीका है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता बताने का, मतलब उनके बीच रिलेशन बताने का, उनके बीच नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नल है, ठीक है, या कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच। नल का मतलब यही होता है कि कोई रिलेशन नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट में ये होता है कि जो एरो होता है ना वो दोनों सेम सेम डायरेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव पे होता है कि एरो जो होता है वो एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है, ठीक। तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग लेते हैं। पॉजिटिव रिलेशन पे आएगा, जैसे कि मैंने लिखा है हैंड स्टैंड एंड हेयर ग्रोथ। हमको पता है कि हैंड स्टैंड हम जितना अधिक करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा हेयर ग्रोथ होगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। हमारा हैंड स्टैंड भी बढ़ा और हमारा ग्लो भी बढ़ा, दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव रिलेशन पे सूर्य नमस्कार और ओबेसिटी, सूर्य नमस्कार जितना बढ़ेगा ओबेसिटी उतनी कम होते जाएगी, एक बढ़ा तो एक कम हुआ, ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। और नल नल कोरिलेशन, मिलीनियर एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे ये कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो और बहुत खुश भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब
ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो वो खुश भी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लानेटरी रिसर्च। Explanatory research is conducted to identify the cause and effect relationship. It seeks to find relationship between dependent और independent variables. यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं पहले वो समझ लेते हैं। Cause, why something happens और what happen as result. इसका मतलब कि क्यों हो रहा है, उसके बाद क्या होने वाला है। बारिश के ऊपर हमारा कोई भी हमारा मतलब हमारा उसके ऊपर कोई भी कुछ भी हम नहीं कर सकते बारिश को, ठीक है। वो अपना होगा, वो क्लाउड है, वो अपनी मर्जी से बरसेगा, हो गया, ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद जैसे बारिश गिर रहा है, उस लड़की ने लिखा इट्स रेन, आई यूज्ड माय अम्ब्रेला। बारिश हुआ, उसने अम्ब्रेला पकड़ा, वो भीगने से बच गई, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर कोई हम मतलब उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो होना ही है, जो होना है वो होना है। जैसे कि बारिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, गर्मी के टाइम पे देखते हैं हम लोग, जितनी गर्मी बढ़ती है उतना ही कूलर टीवी मतलब कूलर और एसी वगैरह बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब सीजन के हिसाब से दुकानों में सामान लगना स्टार्ट हो जाता है। विंटर के टाइम पे विंटर के स्वेटर वगैरह रखाए होते हैं, है ना। हीटर वगैरह रखे होते हैं दुकान पे। तो हम जो इफेक्ट है मतलब डिपेंड कौन है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया जो वेदर जो होने वाला है, ठीक है। और जो उसके बाद होने वाला है मतलब इफेक्ट जो पड़ रहा है, ठीक है, वो डिपेंड हो गया। बारिश होगी, छाता होगा, ठीक है। और यहाँ पे सीजन होगा, जैसे कि सीजन जो मैंने बताया अभी कि अगर समर सीजन है या विंटर सीजन है, तो विंटर पे तो हमारा कोई जोर नहीं चलता, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो सीजन है, वो तो आएगा ही अपना। उसके बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर, जो सेकंड वेरिएबल है उसके ऊपर, तो वो होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उस चीजों को उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो। यहाँ पे एक और है, आई वर्क रियली हार्ड इन स्कूल, ठीक, और आई ग्रेजुएटेड। अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो वो पास नहीं होता, मतलब वो ग्रेजुएटेड नहीं होता अच्छे नंबरों से, ठीक है। क्वालिटी स्टडी और अच्छे नंबर, ठीक। यहाँ पे उसने पढ़ाई किया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसने अच्छे से पढ़ाई किया, ठीक है। डिपेंड क्या हुआ कि उसने पढ़ाई किया तभी उसके अच्छे नंबर से वो ग्रेजुएट हुआ। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, in this type of research, researcher try uncover the hidden and unknown fact and phenomena is conducted for a research problem when the researcher has no past data or only a few study for references. Major focus on this design is to gain knowledge, discover new ideas. इसको हम फॉर्मुलेटिंग रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोर करना है किसी चीज को हमको, कि एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं जगह जाते हैं, ठीक है, तो हमको रहता है ना कि इस जगह पे ये और जगह हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गोवा चलते हैं, वहां और चीजें देखने को मिलेगी, शिमला चलते हैं, उसके बारे में हमको ये नहीं पता, हमको वहां जाके पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो चीजें हमको नहीं पता है, जो भी चीजें हमको नहीं पता है उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे जो डाटा होता है ना वो कम होता है या तो फिर होता ही नहीं है। हमको मतलब उस चीज को ही पूरा नए तरीके से खोज करनी है। जैसे अगर मैं एक चीज बोलूं कि मुझे गोवा के मतलब मुझे शिमला के बारे में पता करना है, ठीक है, और वो चीजें अगर यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी सर्च इंजन पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो या तो मैं वहां जाके उस चीज को एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी, खोजूंगी कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं देखने के लायक, यहाँ पे ये चीजें हैं देखने के लायक, ठीक है। और हम मतलब और नए नए चीजों को सीखेंगे, नई नई चीजें मतलब नई जगह पे जाएंगे तो नई चीजें तो सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी।
डिस्कवर द न्यू आइडियाज। एग्जाम्पल के लिए, suppose a juice bar owner feel that increase the variety of juices will enable increase in customer. However, he is not sure and need more information। ठीक है, तो यहाँ पे एक जूस वाला है, ठीक है, वो जूस वाला ऐसा है कि उसको पता भी नहीं है कि उसके जो दुकान में है वो और भी वैरायटी ऐड करना चाहता है जूस की अपने, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता कि इंसान लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो और भी लोगों से पूछेगा, उसके बारे में खोजेगा कि हाँ किसी और को ये चीजें पसंद है कि नहीं पसंद है, उसके बाद वो अपनी दुकान पे वो चीजें रख सकता है ना। ऐसा चीज तो नहीं रखेगा जो उसकी मतलब जो कोई ले ही ना, उसका नुकसान नहीं होगा ना उस चीजों से। यहाँ पे आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी में होता है जो प्राइमरी रिसर्च मतलब प्राइमरी रिसर्च इज इंफॉर्मेशन गैदर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ जो मैम ने भी उस दिन बताया था कि कोई टीचर, ठीक है, किसी स्कूल पे हम जाते हैं, वहां पे अगर हमें किसी टीचर के बारे में पूछना है, ठीक है, हम जाके डायरेक्ट बच्चों से अगर पूछते हैं, ये मान के चलिए कि अगर मुझे किसी भी स्कूल के टीचर्स की अब पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहा कुछ भी चीजें, और जाके मैं उनसे पूछती हूँ बच्चों से कि टीचर कैसा है, वो बच्चों का रिव्यू मुझे मिला, है ना, मुझे डायरेक्ट बच्चों से वो रिव्यू मिला, तो वो चीजें होंगी प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च इज गैदर्ड इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस पब्लिश्ड प्राइमरी रिसर्च। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च में आता है कि जो मैंने बच्चों से डाटा कलेक्ट किया, अब मुझसे कोई दूसरा इंसान पूछ रहा है कि उस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको उनको बच्चे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, तो जो मैंने बच्चों से डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है, वो डाटा मैंने उस इंसान को दे दिया, उसने क्या किया, सेकेंडरी रिसर्च हो गया वो। ठीक है, वो मेरे थ्रू जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था, मैं प्राइमरी रिसर्चर हुई, ठीक है, मेरे थ्रू जो मैंने किया था उसको उसने ले लिया, तो वो उसका सेकेंडरी रिसर्च हो गया। ठीक, अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। A research method used to investigate the instructions between independent and dependent variables used to determine a cause and effect relationship. Research conduct with a scientific approach using two set of variables। यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक चीज बोलूँ तो जो मतलब एक्सप्लानेटरी में जो हुआ था, ठीक है, तो उनके बीच जो हुआ वो चीज क्यों हुआ, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, जैसे कि जूस बार का ही लेके चलते हैं, तो वो हम रिसर्च करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है, कि हम ये चीजें रखते हैं अपनी जूस सेंटर पे मतलब जूस बार पे कि यहाँ पे मतलब हम कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये एक्स्ट्रा जूसेस हम रखते हैं और देखते हैं कि ये बिक्री होता है या नहीं होता है, तो वहां से हमको वो चीज पता चली कि हाँ ये बिक्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल, a research want to examine the effect on advertisement on customer demand। जो रिसर्चर है वो एक चीज पता करना चाह रहा है कि यहाँ पे जिन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है और जिन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट, ठीक, अगर हम किसी को यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, ठीक, और सेकेंड ग्रुप होगा वो कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएंगे। पहले वाले पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, उसको हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो ये चीजें हमारी मतलब बिक्री हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग
फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है। उनके भी जो साइंटिफिक रीजन है वो सारी चीजें हम पता कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं लॉजिकल इफेक्ट, ठीक, लॉजिकल रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च, दिस मेथड टू मूव द स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जर्नल, ठीक। ये होता है जो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि उसको कैसे सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करना है, ठीक। यहाँ पे प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, प्रैक्टिकल एंड जर्नल, एग्जाम्पल टू रूल, repetitions of many times, generalization after observation। जो भी बच्चा होता है वो पहले उस चीज को करता है, ठीक है, पहले वो उस चीज को बार बार देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो जनरलाइज करेगा कि ये चीजें हो रही हैं। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। इसका जो लाभ होता है मतलब मेरिट्स के गुण, ठीक है, तो ये होता है साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक, कि हम जो करेंगे उसी चीज को हम मानेंगे, ये चीज हमने किया तो ये हुआ, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, सुटेबल फॉर बिगनर्स, जो मतलब बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। इट गिव्स न्यू नॉलेज, ये हमें नए नए ज्ञान प्रदान करता है। मेथड ऑफ डिस्कवरी, हम नई नई चीजों को खोज करते हैं। डेवलप देयर ओन लॉ, हम चीजों को करेंगे तो हम अपना अलग से सिद्धांत बनाएंगे कि हाँ ये चीजें हमने किया तो ये चीजें हुई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एवरी क्विज हैज बीन इजी देयर फॉर द टेस्ट विल बी इजी। बच्चों को लग रहा है कि टीचर ने जो क्विज था वो बहुत इजी रखा था, ठीक है, तो ये जरूरी मतलब बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ क्विज इजी था, इसका मतलब बच्चों ने लॉजिक लगाया कि टेस्ट भी इजी ही होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे 1+3, यहाँ पे 1, 4, 7, 10, ठीक है, वो पर्पल वाला एरिया हम लोग छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पे 1+3=4, 4+3=7, 7+3=10, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज पहले उस डाटा को ऑब्जर्व किया है ना, कि यहाँ पे एक के साथ 3 प्लस करने पे 4 आ रहा है हमारा, ठीक है, 4 के साथ 7, 4 के साथ 3 प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, कि 3 बार बार आ रहा है, तो जरूरी है कि 3 मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आगे का भी जो नंबर होगा, 3 नंबर और हमको निकालने हैं, ठीक है, तो आगे के जो नंबर्स होंगे वो भी 3 प्लस करने पे ही आएंगे, ठीक। हम ये चीज बोल सकते हैं कि हम आगे 3 और प्लस करेंगे तो 13 आएगा, फिर आगे प्लस प्लस 3 और करेंगे तो 16 आएगा। ये चार चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेक अ कंक्लूजन, सॉरी कंजक्शन, इसका मतलब होता है अनुमान, हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ मतलब ये 3 में इतना में 3 3 का प्लस है तो हम 3 का ही प्लस करेंगे तो आगे के आंसर हमको मिल जाएंगे। पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया डाटा को, ठीक है, फिर उसका जो पैटर्न था वो फाइंड आउट किया, फिर हमने उसमें कंजक्शन निकाला मतलब अनुमान किया कि ये जब इतना सारा जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये भी इसका ही आंसर आगे ऐसे ही होगा। Deductive research. This method is to more for generalization to specific result. Specific examples. यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले ही उस इंसान को मतलब किसी भी बच्चे को या जो भी कर रहा है उसको पहले ही थ्योरी दे देते हैं, ठीक है, पहले उसको थ्योरी बता देते हैं कि हाँ ये थ्योरी है, इसको करोगे तो ऐसा ऐसा आंसर आएगा, ठीक है, वो फिर वो बच्चा अपने आप फिर ऑब्जर्व करेगा, उस चीजों को फिर से निकालेगा। तो यहाँ पे होता है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, सॉरी मैंने एक चीज गलत बोला था, यहाँ पे होगा अमूर्त से मूर्त की ओर, यहाँ पे होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, यहाँ पे जर्नल टू पार्टिकुलर, यहाँ पे होगा कि वो पहले तो जर्नल होगा उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे। फॉर्मूला टू एग्जाम्पल,
ठीक है, पहले ही हमको फॉर्मूला दे दिया जा रहा है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करते जाएंगे। स्टूडेंट आर गिवन फॉर रूल, लॉ एंड प्रिंसिपल डायरेक्टली। बच्चों को पहले ही उनके लॉ, उनके प्रिंसिपल उनको दिए जा चुके हैं, उन चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन चीजों से वो फिर मतलब कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, बच्चों को पहले ही उनकी थ्योरी दी जा चुकी है, उन चीजों को वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसको वो प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ ये रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके गुण है, मैट्रिक्स है, वो होता है टाइम शेविंग होता है। ठीक है, सुटेबल होता है ऑल टॉपिक्स के लिए, हर टॉपिक्स के लिए सुटेबल होता है, मोस्टली यूज फॉर हायर एजुकेशन, जो हायर लेवल पे होता है उस उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ये मतलब एक स्पीड में चलता है और मतलब हम जल्दी कर सकते हैं, और ये क्वालिटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन 180 डिग्री। क्या है, बच्चों को हमने पहले ही थ्योरी दे दिया कि जो त्रिभुज होता है वो उनके जो तीनों कोण होते हैं वो 180 अंश के ही होते हैं। फिर बच्चा उस चीज को प्लस करेगा, माइनस करेगा, वो जैसे भी उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू वो प्रूव करेगा। ठीक है, कि हाँ 180 अंश होते हैं, तब वो फिर जाके कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ 100 त्रिकोण के मतलब त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, मैंने किसी को बता दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, मैंने उसको थ्योरी दे दिया। ठीक है, कि ये थ्योरी है, ये ऐसा होता है, वो उस चीज को प्रूफ करेगा। ठीक, वो उस चीज को फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूला लगाएगा, उस चीजों को फिर से वो एग्जाम्पल के थ्रू बनाएगा, फिर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये त्रिभुज में ही अगर हम ये बोल देते हैं बच्चों को, इंडक्टिव का बताती हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ बच्चों को त्रिभुज दे दिया, ठीक, कि ये लो और ये पता करो कि ये कितने डिग्री का होता है, मतलब उनको मैंने बस दे दिया। ठीक है, उनको कुछ थ्योरी नहीं दी उनको मैंने कि ये कितना होता है, क्या होता है। बच्चा उस चीज के लिए मतलब पहले उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको उसके फॉर्मूला बनाएगा, फिर उसको वो थ्योरी देगा, उसके बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा, है ना, कि हाँ 180 डिग्री होता है तीनों का। उसको हमने दिया कुछ नहीं था, उसने सब कुछ अपना गेन किया, बताया। यहाँ पे है इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। तो यहाँ पे एरो के थ्रू बताया गया है कि इंडक्टिव होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न, फिर हाइपोथेसिस और थ्योरी। पहले बच्चा कुछ भी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, है ना, कि वो हर चीजों को एक एक करके देखते जाएगा, टेस्ट करेगा, बार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, बार बार टेस्ट करेगा। जैसे हम कोविड का ही ले लेते हैं, अभी के टाइम पे जब कोविड आया था तो किसी ने फर्स्ट टाइम ही नहीं बता दिया था कि ये कोरोना वायरस है, उसको बार बार टेस्ट किया गया। एक फिर पैटर्न बनाया गया कि हाँ मतलब ये चीजें हो रही हैं, मतलब किसी भी इंसान को उन्होंने एक लोगों पे नहीं बहुत लोगों पे ट्राई किया होगा कि ये उनको कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ये सारी चीजें फिर उन्होंने उस चीज को हाइपोथेसिस किया होगा कि हाँ मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये कोरोना वायरस हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने थीसिस थ्योरी बनाई होगी कि हाँ ये कोविड है ही। ठीक है, और डिडक्टिव पे क्या होता है कि थ्योरी पहले दे दी जाती है बच्चों को, क्योंकि उनको थ्योरी पहले ही बता दिया जाता है। जैसे कि न्यूटन का लॉ था, ठीक है, किसी ने तो न्यूटन के लॉ पे भी उनको पहले ही थ्योरी दे दिया गया। ठीक, फिर उन्होंने हाइपोथेसिस किया, उसके बाद फिर वो ऑब्जर्व करेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे, मतलब कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ न्यूटन का जो लॉ है वो सही है, उन्होंने जो बताया वो सही बताया। ठीक, और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो इन्होंने फर्स्ट टाइम बल्ब बनाया था, ठीक, थॉमस अल्वा एडिसन ने, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम पे किया होगा तो वो इंडक्टिव रिसर्च में आ जाएगा। जब फर्स्ट टाइम पे किया होगा नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया,
चीजों को फिर से समझा कि नहीं, इसको इसमें करने से ये ऐसा होगा, है ना। फिर उन्होंने लास्ट में मतलब वो सफल हुए अपनी चीजों को लेके। यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन में पहले ही आइडिया, ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक। यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जॉनसन इज अ मैन, और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो जितने भी मतलब मैन है, ठीक है, वो मॉर्टल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसन लड़का है तो वो भी मॉर्टल है, ठीक है। ये चीजें हम बोल सकते हैं, हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं उस चीज पे। हमको ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे सारे के सारे लड़के हैं, और जो लड़के हैं वो मॉर्टल है, तो मॉर्टल ही होगा। यहाँ पे एक और है इंडक्टिव का, आई ब्रेक आउट व्हेन आई ईट पीनट्स, ठीक है। उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, उन्होंने पहले पीनट्स खा के देखे, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि उनको ना एलर्जी हो रही है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ बीइंग एलर्जिक। उनको कुछ सिम्टम्स दिखे अपनी बॉडी पे या किसी भी चीज पे, ठीक है, अपनी बॉडी पे, तो उनको एलर्जी हो रही है। उन्हें एक बार नहीं किया होगा, उन्होंने पीनट्स बहुत बार खाए होंगे, बहुत बार उन्होंने वही चीज ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा कि हाँ मतलब मेरे को ना, मैं जब पीनट खाता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा एलर्जी होता है, मेरे हाथ पैर में खुजली होने लगती है। तो उन्होंने इस चीज को थ्योरी बना लिया कि मैं जब भी पीनट खाता हूँ तो मुझे ना एलर्जी होने लगती है, तो मुझे एलर्जी होने लगती है, इसका मतलब ये है कि मैं पीनट्स नहीं खाऊंगा। उन्होंने एक थ्योरी बना ली कि मैं मुझे एलर्जी है पीनट से। थैंक यू, मेरा टॉपिक था तो कंप्लीट हुआ। नाइस प्रेजेंटेशन जागृति, बहुत ही अच्छा, मतलब जितनी तारीफें की जाए सब कम है। लास्ट प्रेजेंटेशन थैंक के यू मैम। जैसा ही ये प्रेजेंटेशन भी मिला हम सबको। सो मैं फीडबैक दूं इससे पहले आपके ही क्लासमेट्स से मैं पूछ लूंगी अभी, है ना, उनसे मैं जानना चाहूंगी। आप सभी जागृति जी को फीडबैक देंगे, ठीक है, ज्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे। प्रीतिका पहले, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, प्रीतिका जी आप जागृति जी को पहले पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ठीक है, और कोई नेगेटिव फीडबैक है जो जागृति जी इम्प्रूव कर सकते हैं उसको आप बताएंगे, ठीक है। जी। जागृति, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। आपके समझाने का तरीका, आपके एग्जाम्पल्स, मतलब आपने बहुत ही सरल भाषा में उसको समझाया। मतलब जो भी आपने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आसपास के चीज़ों को, हम जो डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपके इमेजेस भी बहुत अच्छे से आपने उसे यूज़ किया है। ओवरऑल बहुत अच्छे से आपने समझाया। स्पेशली आपकी वॉइस भी बहुत क्यूट है मतलब स्वीट भी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने पिछले बार में आपको बोला था कि जैसे आपने मतलब पिछले बार प्रेजेंटेशन दिया था तो आपने थोड़ा सा उसे जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, तो वो आप में काफ़ी सुधार हुआ कि आपने उसे रुक रुक के समझाया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। वेल डन, कीप इट अप। अब मैं आपका नेगेटिव पॉइंट ये बताती हूँ कि आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप जैसे कि ऑथेंटिक दे रहे हैं, कि आपने दिया कि वहां पर श्रीमद् भगवत गीता में राम सेतु, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है, और राम सेतु का वर्णन हमको रामायण में मिलता है। तो हम वहां पर चीजों को क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोई नहीं, जब हम फ्लो में रहते तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये आप में सुधार करने की जरूरत है। बाकी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्रीतिका जी तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक है जागृति, बट ठीक है, सम टाइम ऐसी चीजें होती हैं, कई बार होता है हमारी इंटेंशन होती है अरे हम तो सही बोल रहे हैं बट वो तो कुछ और ही निकल रहा होता है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, तो बहुत ज्यादा फीडबैक नेगेटिव नहीं मिलेगा जागृति को। नेक्स्ट है कात्यायनी जी, आप फीडबैक देंगे जागृति जी को, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जी मैम।
हाँ, जागृति अपने पीपीटी ने बहुत अच्छा बनाए और एग्जाम्पल के साथ, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा, और आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है वो बहुत अच्छा लगा, और इतना मेहनत करके आपने बनाए हो, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को थोड़ा नेटवर्क इश्यू है कि पता नहीं, बीच-बीच में वॉइस आपका ब्रेक हो रहा था, तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, तो मैं कोशिश की हूँ कि मैं समझने के लिए, और आपके एग्ज़ाम्पल्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप स्पीड में कुछ जा रहे हैं, तो कुछ बाय मिस्टेक हो रही है, ऐसी है, बाकी कुछ नहीं है। बस मेरा कहने को ये कि बस स्पीड में फ्लो में जाते तो मिस्टेक होते हैं, वही मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छा था आपका प्रेज़ेंटेशन। थैंक यू। हमारे साथ एक नए और सदस्य हैं हमारे बीच में, राजेश कौशिक जी, राइट? यस मैम। सर, आप जागृति का मैंने देखा अच्छे से प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, आप फीडबैक देना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू। पहले पॉजिटिव देना है, फिर नेगेटिव फीडबैक। कुछ भी आपको ऐसा लगा कि जो इम्प्रूवमेंट चाहिए जागृति जी को नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। नहीं, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, जिस प्रकार से जो चीज़ें थी, मतलब वो जो हम डेली यूज़ की चीज़ें थी, उनको उनको साथ में मिला के जो बताएँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया। और बाकी सब चीज़ ओवरऑल ठीक था। बस एक चीज़ मेरे को ये लगा, तो जल्दी-जल्दी जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। इंग्लिश का जो उच्चारण है, उसमें। तो थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं किया मैम, तो ज़्यादा नहीं बोल सकता। बहुत ओके, थैंक अच्छा यू। फीडबैक दिया कौशिक जी आपने। तो थैंक यू, आपका फीडबैक होपफुली जागृति को फ्यूचर में हेल्प करेगा। थैंक यू कात्यानी जी, आपने भी फीडबैक दिया अपना, जो आपने ऑब्जर्व किया। इस साइड से फीडबैक जागृति आपके लिए। आपकी पीपीटी बहुत बहुत अच्छी थी, बिल्कुल प्रीतिका की तरह। सेकंड थिंग जहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है वो है इंग्लिश, है ना? आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, अपनी पीपीटी को इंग्लिश में लेकर आया और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप उसको इजीली नहीं फेस कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा था कि आप कंफर्टेबल हैं उस शब्दों, उन वर्ड्स के साथ, उन सेंटेंस के साथ, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ा-सा राजेश जी का फीडबैक इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगी। थोड़ा-सा प्रोनंसिएशन में दिक्कत, हाँ, दिख रहा था, बट कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आपको नेक्स्ट टाइम उस पे ध्यान देना है, अदरवाइज़ ये फ्लो नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है? सो आपकी पीपीटी बहुत अच्छी थी, वॉइस वेरी क्लियर एंड सॉफ्ट, जैसा प्रीतिका जी ने अभी कैच किया, एंड एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड विद गुड एग्जांपल्स। जब हम रियल लाइफ से ही अपने आसपास से एग्जांपल्स लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। इवन जो हमें बता रहे होते हैं उनका भी इससे पता चलता है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो जागृति, आपने उसको पकड़ के रखा, बहुत अच्छा रहा वो चीज, ठीक है? एंड स्पेशल मैं आपका ये देना चाहूंगी फीडबैक एग्जाम्पल का, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो कोरिलेशन वाला आपका पैटर्न था, उसमें आपने बहुत नाइसली इजी वे में जो आपने ग्राफ यूज किया था वहां पे एरो के साथ कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या सेंटर में है, तो उसके मतलब क्या है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कोरिलेशन क्या है ना? पॉजिटिव नेगेटिव एंड नल। तो उसको आपने बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट किया कि कोई भूल नहीं पाएगा उस चीज को। और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें इम्प्रूव करना है। लास्ट टाइम जो आपने प्रेजेंट किया था उससे ये प्रेजेंटेशन 90% बेटर था, तो आपको ऐसे ही लगे रहना है, ठीक है? बाकी सब बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। आप जागृति को भी ऑल द बेस्ट और बाकी सभी को भी, क्योंकि मैंने देखा डे वन से आप लोग एक यूनिटी बन के, एक ग्रुप बन के कार्य कर रहे हैं।
एक दूसरे को बैक साइड भी सपोर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए चीजें लेकर आते हैं। तो मैं कात्यायनी जी का भी, प्रीतिका जी का भी, जागृति जी का भी मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपने डे 1 से इम्प्रूवमेंट दिखाया है, यही चाहिए क्लास में ना। तो थैंक यू। जागृति, अब आपको कुछ बोलना था आप बोल सकते हैं, मेरी साइड से बस इतना ही फीडबैक था आज। थैंक यू मैम, और जो भी गलतियां हैं मैं इम्प्रूव कर लूंगी। डाउन कर लो आप, ठीक है। यस मैम, मैं वो सारी चीजें लिख के रखी हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। तो हम क्लोजिंग मंत्रा कर लेते हैं, जागृति आप प्रार्थना कराएंगे, ठीक है। यस मैम। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम, सबका संध्या शुभ हो। शुभ संध्या। थैंक यू मैम, बाय मैम।